आइए, एक स्टॉक जिसको लेकर मंदी और तेजी दोनों का व्यू बड़ा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिख रहा है, वो स्टॉक है इंटर ग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो। इंडिगो 2350 तेजी करें या मंदी, डिसीजन आपका है, लेकिन आपको डिसीजन लेने में मदद करने के लिए तैयार हैं कुशल और वरुण। तो आइए जानते हैं तेजी के तर्क क्या है, बताएंगे कुशल। मंदी क्यों करनी है, वरुण के पास है सारे कारण। आइए कुशल, आप शुरुआत कीजिए। बिल्कुल सर, शुरुआत करने की बड़ी वजह यह भी बन रही है कि जिस तरह की प्राइसिंग है यहां पर बहुत ही शानदार अब आती हुई दिख रही है, क्योंकि निवेशकों का भरोसा यहां पर लगातार बढ़ रहा है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पर निवेशकों के साथ साथ पैसेंजर्स का जो भरोसा है उसमें आप ट्रैफिक देखिए। यहां पर FY24 के लिए एक्सपेक्टेशन है कि एयर ट्रैफिक जो है वो करीबन 15% तक बढ़ती हुई नजर आएगी। यही नहीं, ट्रैफिक तो बढ़ेगा ही, साथ ही भाड़ा भी बढ़ रहा है, यानी कि जो किराया है आप देखिए फ्लाइट्स का, वो भी लगातार बढ़ रहा है, जिस वजह से कंपनी की रियलाइजेशंस में आपको बेहद मजबूती बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही कच्चे तेल, यहां पर जो इनपुट कॉस्ट है इनका, वहां पर भी लगातार कमी आती हुई दिख रही है। आज सुबह में हमने देखा कि ETF की कीमतों में गिरावट होती हुई नजर आई। तो क्लियर कट दोनों ही यहां पर जो फैक्टर्स हैं इनके लिए, इनके फेवर में वर्क कर रहे हैं, और इसी वजह से मार्केट इसको इस तरह की वैल्यूएशन दे रहा है। डेफिनेटली एविएशन कंपनियों का तो फॉरेंसिक ऑडिट कराना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं, ट्रैवल बढ़ रहा है, ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ रही है, लेकिन कभी भी मुनाफा ढंग का इनका आता नहीं है। जब देखो तब घाटा करते रहते हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी की बात है, पूरे एविएशन इंडस्ट्री की है। मैं सिर्फ इंटरग्लोब की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी इंडस्ट्री का ये हाल है। और ऊपर से इंटरग्लोब काफी वॉलेटाइल रहा है। आप देखिए, कभी घाटा कभी मुनाफा, एबिटार लेवल पे तो इनका क्या चलता है यही जाने। साथ ही साथ कुछ नहीं बढ़ा तो कर्ज बढ़ गया। FY22 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो करीब 15% के आसपास इस कंपनी का कर्ज बढ़ा है। यानी कि बैलेंस शीट के जो हाल है वो इतने अच्छे नहीं है। स्टॉक प्राइस के अच्छे हैं, 25% स्टॉक प्राइस बढ़ गया है, उसके सामने डेट जो है 15% बढ़ चुका है। बिल्कुल, तो नेट डेट के लेवल पे यहां पर 15% की बढ़त तो हुई है वरुण, पर साथ साथ आप जैसे कि बता रहे हैं कि पिछले 2 महीनों में हम देख रहे हैं कि करीबन 25% के गेन्स यहां पर आते हुए भी नजर आए हैं, और इस पर बुलिशनेस और ज्यादा भी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर दूसरा पॉइंट मैं आपको कहूंगा 57.5% का इनका अप्रैल महीने में मार्केट शेयर आता हुआ दिखा है, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। उसके साथ ये इंडस्ट्री लीडर है, और आप देखिए एविएशन कंपनियों में मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि 90,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप कोई कंपनी खासकर एविएशन स्पेस में, भारतीय एविएशन स्पेस में क्लॉक इन करती हुई नजर आती है, जबकि स्पाइस जेट का 1500-1600 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। अब यहां पर इसको एक बड़ी वजह यह भी बन रही है कि गो फर्स्ट की दिक्कतें जो जारी है, जिस तरह से वहां पर शेड्यूल्स नहीं है अब, तो वहां पर उनका जो मार्केट शेयर है वो इनको गेन्स आता हुआ दिख सकता है। और बाजार में जो एनालिस्ट हैं जो इसको ट्रैक करते हैं वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 से 3% का और फर्दर मार्केट शेयर गेन्स यहां पर आ सकते हैं, तो 60% के पार इनका मार्केट शेयर अब जा सकता है। जिस दिन टाटा का एविएशन लिस्ट हो गया ना, इसके वैल्यूएशन आधे हो जाएंगे, कुछ मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि तगड़ा कंपटीशन वहां से आ रहा है। आप देखिएगा, नो डाउट ये मार्केट लीडर है, लेकिन जिस तरह से कंपटीशन अब बढ़ रहा है वो एक बहुत बड़ा चिंता की बात है। आप देखिए टाटा ग्रुप जो है, उन्होंने अभी जो एक्विजिशन किया उसके बाद वो एयरलाइंस में फोरे कर चुके हैं। अकासा, यहाँ ये जो है नया प्लेयर आ चुका है मार्केट में। तो इस पूरे कहीं ना कहीं सिस्टम में नए प्लेयर्स जो है वो अब आते जा रहे हैं। दिक्कतें आगे हो सकती है इंटरग्लोब को हो। अगर आप देखिए स्पेस में स्पाइस जेट एक है जिसको उतना वैल्यू देते नहीं, जेट एयरवेज तो बंद ही पड़ी है, तो एक सिर्फ मात्र इंटरग्लोब है, मेरे ख्याल से उसके वैल्यूएशन कंफर्ट इसको मिल रहे हैं। जिस दिन अकासा या टाटा आ जाएगा उस दिन कंपटीशन तो वैसे बढ़ ही रहा है, वैल्यूएशन को लेकर भी दिक्कत हो सकती है। देखिए कंपटीशन बढ़ रहा है, वैल्यूएशन को लेकर दिक्कत हो सकती है, पर साथ साथ जो संस्थागत निवेशक हैं उनका भरोसा भी लगातार बढ़ रहा है। जून 2022 में जो भी इनकी हिस्सेदारी थी, चाहे FIS कहें या फिर DIS, लगातार वहां पर इंक्रीज हुए हैं, और अब 29% का कुल मिलाकर दोनों की हिस्सेदारी FIS और DIS की यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। तो ये क्लियर कट इंडिकेशंस हैं कि फंड हाउसेज जो हैं यहां पर खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा है, फंड हाउसेज खरीदारी कर रहे हैं, FIS का भरोसा है, लेकिन प्रमोटर्स को लेकर जो दिक्कत है, हमेशा एक हैंगओवर है इस काउंटर पे। आप देखिए प्रमोटर्स के तरफ से अभी भी हिस्सा बिक्री बचा है, और जिस तरह से आपने देखे प्रमोटर्स के इशू को लेके, हो सकता है आगे ये एक हैंगओवर इस काउंटर पे हमेशा बना रहे। चलिए डेफिनेटली ये भी देखना होगा, पर साथ ही सिटी की भी राय आ रही है, यहां पर भी इन्होंने लक्ष्य सिग्निफिकेंटली बढ़ा रही है। तो ब्रोकरेज हाउसेस की पॉजिटिव रिपोर्ट है, ओवरवेट की राय देते हुए नजर आ रहे हैं। लक्ष्य भी 2761 का पहले इन्होंने दिया था, अब देखिए ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास इंडिगो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ये दे रहे हैं अब 3126 का, 3000 के ऊपर का टारगेट। 3000 के ऊपर का दे रहे हैं, लेकिन 2000 के नीचे का टारगेट जो है वो जेफरीज ने दिया है। अंडर परफॉर्मेंस का कॉल जो है वो जेफरीज ने दिया है। 1950 के आसपास के लेवल जो है वो जेफरीज के यहाँ सुझा रहे हैं। इनफैक्ट कुशल मैंने कल ही कह दिया था, मैं रेलवेज पे बुलिश हूँ,
और एविएशन पे कहीं ना कहीं बेरिश हुआ। IRCTC पसंद आता है, इंटरग्लोब बिल्कुल नहीं। थोड़ी सोच बड़ी करो। क्या जोड़ू अनिल जी, बताइए। ट्रेन छोड़ो, फ्लाइट में आओ। क्यों कुशल? नहीं अनिल जी, ट्रेन एकदम 100% सर। ट्रेन की क्वालिटी जिस तरह से सुधर रही है ना, आजकल प्लेन का मजा दे देती है ट्रेन। हाँ, ये बात तो सही है। ट्रेन की क्वालिटी सुधर रही है, प्लेन की खराब हो रही है। तो दोनों एट पार आ रहे हैं। सिर्फ किराए के मामले में मामला अभी भी मतलब एक ही, तो फ्लाइट का किराया क्या हो गया जबरदस्त सर। मतलब वीकेंड पे अगर आपको अचानक से ट्रेवल करना आ जाए तो बहुत हालत खराब है। किसी ने कल ट्विटर पर कोई स्क्रीनशॉट डाला था, आप दिल्ली टू पेरिस की फ्लाइट और दिल्ली से लद्दाख की फ्लाइट, दिल्ली टू पेरिस और दिल्ली टू सस्ता है, पेरिस सस्ता है। पेरिस सस्ता है, चले चलिए वही बेहतर है। नहीं वाकई में मतलब इंटरनल फ्लाइट्स बहुत ही महंगी हो चुकी है, बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है, तो पूछो मत। एनीवे, फायदा इंटरनल फ्लाइट्स महंगी होने का सबसे ज्यादा तो इंडिगो को ही मिलता है। आइए, कोई वॉलंटरली थर्ड एम्पायर बनना चाहता तो बताए, नहीं तो फिर मेरे पास में तो ऑप्शन है ही, मैं पूछ ही सकता हूँ। जैन साहब एम्पायरिंग करने के लिए है तैयार। जैन साहब, निष्पक्ष एम्पायर बनना पड़ेगा। आपकी कोई वरुण से, कुशल से कोई दोस्ती, कोई डिस्क्लेमर? आज देखिए, मैं बहुत अलग तरीके से राय देने वाला हूं। अनिल जी बहुत एनालिसिस की है। पहले तो मैं वरुण जी का जो एक ऑब्जेक्शन था ना कि ये प्रॉफिट्स में नहीं आती है, वो ओवर रूल कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये क्वार्टरली प्रॉफिट्स 2 क्वार्टर से प्रॉफिट्स में है। और इंडिगो और इंटरग्लोब एविएशन जो भी बोले, ये कंपनी एक अपने आप में कीर्तिमान स्थापित किया कि पूरे इंडिया में जितनी भी एविएशन सेक्टर की कंपनी है उसको हटकर ये कंपनी बहुत बढ़िया की है। हालांकि ठीक है, पिछले कुछ दिनों से नेगेटिव बुक वैल्यू पे है, बट अगेन मैं देख रहा था अभी जो सारे पैरामीटर्स है उन सब में, हालांकि मैं वैसे ओवरऑल देखे तो मैं कभी भी, आपने देखा होगा या याद होगा कि मैंने एविएशन स्टॉक से एयरलाइन स्टॉक कम रेकमेंड करता हूं, क्योंकि मुझे ये प्योरली क्रूड ऑयल के प्ले लगते हैं और पहले मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता था, बट अब क्योंकि डेट्स बहुत ज्यादा, इसके भी 44-45 हजार करोड़ के डेट्स है, तो वरुण जी उस जगह पे सही है। बट अगेन एक जगह गुप्ता जी के साथ में रहूंगा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे दिए हैं, फिर जो इनका ट्रैफिक है गजब का बड़ा एयर ट्रैफिक, और इस बार 54-55 हजार करोड़ का टॉप लाइन, मतलब जो 27,000-28 हजार करोड़। और अगर आप, जब कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती है तो हम लोग उसको प्राइस टू सेल्स पे देखते हैं, जैसे हम स्टार्टअप्स को देखते हैं, तो प्राइस टू सेल्स रेशियो जो अभी इस कंपनी का, मार्केट कैप टू सेल्स बोल लीजिए 1.5-1.6, जो जनरली 3 टाइम 4 टाइम रहता है, तो उस क्राइटेरिया पे ये लोएस्ट है। फिर फेयर्स गजब के बढ़ रहे हैं जो आपने अभी कहा, और फिर कंपटीशन कम हुआ क्योंकि एक कॉम्पिटिटर अच्छा खासा हट गया। अगर कोई ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट रहता है और ज्यादा प्लेयर्स नहीं रहते, उसमें एक प्लेयर भी हटता है तो बहुत बड़ा फायदा होता है। और क्रूड ऑयल तो सोने पे सुहागा ही है, हमने आज भी सुना कि ऑलरेडी क्रूड ऑयल के प्राइसेस और एटीएफ के प्राइसेस भी घटाए हैं। सो ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक। एक चीज और है, मैं वरुण जी के साथ एक साथ चीज में सहमत रहूंगा, काफी बड़ा मूव ऑलरेडी दे चुका, बट इतना बड़ा मूव देने के बाद भी, हालांकि लाइफ टाइम हाइस के आसपास पहुंच चुका अपना और क्रॉस ही कर गया होगा तो पता नहीं, बट इतना बड़ा मूव देने के बाद भी प्राइस टू बुक वैल्यू, ये जो मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो बहुत कम है, और सेल्स अभी आगे और बढ़नी ही है जिस तरीके से माहौल बना हुआ है। सो लेट्स सी, मुझे लगता है कि जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रखे, और जिनको लेना है वो थोड़ा करेक्शन पे बाय कर सकते हैं, बट ये मेरा प्योरली फंडामेंटल कॉल नहीं है, ये मैं मार्केट्स का माहौल अच्छा बना हुआ है और बाकी सारे टेक्निकल्स पूरे अनुकूल है इसके, जो फंडामेंटल टेक्निकल बोलते हैं, तो इसलिए मैं बाय की राय ऑन डिप्स देता हूं, और मैं गुप्ता जी के साथ।